सभी को जय हिंद। गीता बामनिया मध्य प्रदेश से एमपीपीएससी का मेन एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर समझ रहे हैं। प्रश्न है तीसरा है। इस प्रश्न में 5 दीर्घ उत्तरी उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदेश शब्द सीमा 200 शब्द होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 11 अंकों का है। दीर्घ उत्तरी के प्रश्न हम समझ रहे हैं। इसका प्रश्न है 3.1 है। राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न विधियां लिखिए तथा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जा सकती है उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय आय गणना क्या है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। राष्ट्रीय आय किसी देश या सभी सामान्य निवासी द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल साधन आय का योग होता है। ये देश की उत्पादन क्रियाएं का माप होती है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। गणना के लिए किसी भी देश में प्राप्त आय, लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी को जोड़ा जाता है और उसकी गणना की जाती है। एक वर्ष का उसका आय निकाला जाता है कि कितना बचा और कितना प्राप्त हुआ, उसे हम राष्ट्रीय आय गणना कहेंगे। और इसमें अथवे में भुगतान संतुलन से असमयता के कोई 5 प्रमुख कारण लिखिए एवं भारत के संदर्भ में इसे दूर करने के उपाय बताइए। ये अथवे में हम समझेंगे। पहले हम ये वाला समझ लेते हैं राष्ट्रीय आय गणना के बारे में। उत्तर है तकनीकी रूप में साधन लागत में किसी भी अर्थव्यवस्था में शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जो मतलब कि साल भर हमने कितना कमाया उसकी गणना की जाती है और जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय की गणना कहेंगे। साइमन कंजेंटिस के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को निम्न 3 विधियों द्वारा मापा जा सकता है। फर्स्ट वाला पॉइंट है उत्पादन विधि। एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके योग जीडीपी कहा जाता है। इस आउटपुट विधि भी कहा जाता है। आउटपुट विधि भी कहा जाता है उत्पादन विधि को। सेकंड वाला पॉइंट है राष्ट्रीय आय विधि उत्पादन क्रिया में लगी सभी साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी संयुक्त प्रयास का फल और एक वित्तीय वर्ष देश का सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय कुल जोड़ के रूप में किया जाता है, उसे हम आय विधि कहेंगे। तीसरा वाला पॉइंट है व्यय विधि क्या है। इसके अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है तो बचत पर, बाजार कीमत पर, घरेलू उत्पादन का एक देश का आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं में कुल किए गए के रूप में देखा जाता है। जीडीपी बराबर C प्लस G प्लस और 1 प्लस I प्लस कोष्टक चालू है, X माइनस M कोष्टक बंद है। अतः राष्ट्रीय आय एक जटिल अवधारणा है। उपभोक्ता विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के समय अनेक सावधानी रखी जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट वाला पॉइंट है यद्यपि राष्ट्रीय आय गणना की पद्धति में कुछ न कुछ गुण दोष आवश्यक है, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में उत्पादन गणना सबसे अधिक और व्यावहारिक एवं सरल विधि है। सेकंड वाला है इस विधि के अंतर्गत एक उत्पादन इकाइयों द्वारा वित्त वर्ष उत्पादन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यवर्धन का योग किया जाता है, जिसे सकल मूल्यवर्धन कहते हैं। तीसरा वाला पॉइंट है इस विधि के दोहराव की समस्या नहीं होती है। भारत सरकार विगत वर्षों में राष्ट्रीय आय की गणना व्यापक परिवर्तन कर
अंतर्राष्ट्रीय मानव यूनाइटेड नेशनल और सिस्टम ऑफ द नेशनल अकाउंटिंग और 2008 के अपनाया गया है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य रखते हुए उद्यतन आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म स्थिति का आकलन किया जाता है। उसे हम राष्ट्रीय आय गणना कहेंगे। अब इसका अथवाला हम समझेंगे। भुगतान संतुलन एक निश्चित समय विधि में एक देश से विश्व के मध्यम संपन्न मौद्रिक लेना देना लेखांकन अभिलेख होता है। भुगतान संतुलन क्या है, इसका हम थोड़ा मतलब समझेंगे। भुगतान संतुलन में PAP वह विधि है जिसके द्वारा देश में एक निश्चित अवधि के भीतर सभी अंतर्राष्ट्रीय और मौद्रिक लेना देना और मापते हैं। और BOP में 3 मुख्य खाते होते हैं: चालू खाता, पूंजी खाता और वित्त खाता। भुगतान संतुलन कहेंगे। इसका भुगतान संतुलन खाते की 3 स्थितियां हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है उदासीन भुगतान शेष में कोष्ठक चालू है BOP, जब भुगतान शेष में सभी प्रवृत्तियों को समुचित रूप से समावेश किया जाता है। एक आदर्श परिदृश्य में सभी मदों का योग शून्य होता है, इसे सामान्यावस्था कहते हैं। व्यावहारिक रूप से सदैव ऐसा नहीं होता है। भुगतान संतुलन में असामय 2 रूप में हो सकता है। सेकंड वाला है अनुकूलन भुगतान संतुलन, देश में विदेशी मुद्रा का अंतःप्रवाह और बहिर्प्रवाह से अधिक हो जाता है। तीसरा वाला पॉइंट है प्रतिकूल भुगतान संतुलन, जब विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह अंतःप्रवाह से अधिक हो जाता है। भुगतान संतुलन से असामान्य कारण है। फर्स्ट वाला पॉइंट है निर्यात विदेशी निवेश में आधारियों में वृद्धि है और देश में निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि होने से अन्य देशों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक मद और संरक्षणवादी नीतियां। उपरोक्त सामान्य के फलस्वरूप भुगतान संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि भारत में ये 5 वाला पॉइंट है आयात पूंजी और बहिर्प्रवाह, यह विदेशी ऋणों में भुगतान। 6 वाला पॉइंट है घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा का तुलना में मूल्यह्रास है। और 7 वाला पॉइंट है घरेलू औद्योगिक एवं विदेशी व्यापारिक नीति। उपरोक्त असामान्य फलस्वरूप भुगतान संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि भारतवर्ष। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरे वीडियो में हम प्रश्न सेकंड वाले के दीर्घ के समझेंगे। जय हिंद सभी को।